हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, अच्छा बच्चों, आज हम लोग थोड़ा बिल्कुल टाइम पर जुड़े हैं ना, एक बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर जुड़े। अच्छा मुझे बताइए, आप जो मेरे से पहले जुड़ते हैं तो आप आपस में बात करते हो क्या? नहीं सर, नहीं, आपस में आप लोगों की बात होती है क्या एक दूसरे से? नो सर। हाँ, नो सर। देखो एक तो ध्यान दें मेरा, कोई भी बच्चा अगर समय से पहले जुड़ रहा है ना, तो बच्चों वो किसी से मिसबिहेव नहीं करे। ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है? सभी बच्चों से, सभी से, XYZ सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई भी लाइव क्लास के दौरान इस प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करे। जो पहले बात तो क्या है कि ये सारा का सारा जो आपकी जो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं जो भी वर्ड बोल रहा हूं वो वर्ड, एक एक वर्ड, एक एक लेटर रिकॉर्डेड है, क्योंकि आप राइट, तो आप मेरे एब्सेंस में या मेरी प्रेजेंस में अगर आप आपस में कनेक्ट होकर कोई भी मिसबिहेव करता है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, उसका पता लगा लिया गया। एकलव्य में भी 2 बच्चों को रेस्ट्रिकेट किया गया है, और जो फेक आईडी से जो जुड़े थे बच्चों केमिस्ट्री क्लास में आपके पहले कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अब तो आपको मालूम होगा कि अब आपके स्कूल में अन्य स्टूडेंट नहीं जुड़ पा रहा, ठीक है? लेकिन आप भी इसका ध्यान रखें कि इस प्रकार का मिसबिहेव नहीं करें, राइट? क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो क्लास है वो रिकॉर्डेड है, सर्वर में भी है, जूम के पास भी है, अपने ERP ऐप में भी है। तो ऐसी कोई हरकत नहीं करें जिससे आप और आपके पेरेंट्स तकलीफ में आ जाए। अच्छा वो जो क्लास स्टार्ट करें क्या? यस सर। यस सर। ओके, आप लोगों को वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रही है क्या? यस सर। ओके, अब देखो बच्चों, आज हम लोग यूं कह सकते हैं टुडे वी आर गोइंग न्यू चैप्टर। आज हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब बात ये आ रही है, ध्यान दीजिए कि नया जो चैप्टर हम लोग वो ले रहे हैं जो ऑनलाइन क्लास में इजी वे में समझाया जा सके, राइट? क्योंकि अभी तक इसकी कोई फुल फॉर्म जो नहीं है पता। देखो पहले इंफॉर्मेशन आई थी बच्चों की 15 तारीख से स्कूल खुलने की संभावना है, ठीक है? कल की न्यूज में हमने अपडेट किया और उसमें पता लगा कि अभी तक कोई भी उसको लेकर कोई मीटिंग में कोई चर्चा नहीं हुई। तो अपेक्षा है कि शायद हो सकता है कि अब हो सकता है कि नेक्स्ट मीटिंग में और आप लोगों का उनको पता लग जाएगा। तो ऑफलाइन क्लासेस की संभावना अभी 15 तारीख तक तो नहीं दिख रही है, दूर दूर तक। तो जब तक हम लोग कोई नया चैप्टर से चालू कर लें जो आप लोग इजी में समझ लें। अब देखो बच्चों, एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, फर्स्ट जो चैप्टर है आपका बच्चों, फर्स्ट चैप्टर जो है ना आपका जीवो में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो चैप्टर के वीडियो मैंने आपके ERP ऐप में डाले हुए हैं अशोक जी सर के। यस सर। सेकंड चैप्टर आपका जो है कौन सा, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उसके भी शायद 1-2 वीडियो है, लेकिन चलो ठीक है, आप छोड़ो उसको, तो हम चैप्टर को ही मैं चालू कर लूंगा। थर्ड चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। लक्की चौधरी ने ये नंबर डाले क्या? लक्की कौन है? लक्की चौधरी, ये नंबर क्यों डाले आपने? लक्की चौधरी, लक्की, लक्की आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, कोई भी स्टूडेंट इस प्रकार से कोई भी अपने नंबर नहीं डालेगा, ठीक है? ओके, अब ध्यान दो। हाँ, आपको बेटा कोई भी अगर कोई इशू है ना, कोई भी प्रकार का इशू है, टॉपिक संबंधित या कोई क्वेश्चन संबंधित, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर, आप मेरे से, आप व्हाट्सएप पर आप चैट कर सकते हैं। ओके, अगर मेरा हेल्प कर पाऊंगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा जरूर, और मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को अभी कोई भी नोट्स नहीं भेज रहा हूं बच्चों, इस चीज का ध्यान दो। देखो आप लोग जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो 2014-15 में था। तो अगर मैं 2014-15 के किसी स्टूडेंट की कॉपी का नोट्स की अगर मान लीजिए मैं स्क्रीन शॉट या करके उसको भेजूंगा, तो वो नोट्स आप लोगों के लिए कोई ज्यादा बेनिफिशियल नहीं हो, क्योंकि आप उसको उतारोगे, नकल करोगे। तो ज्यादा बढ़िया है कि अगर आप नोट्स किसी चैप्टर को या रेफरेंस बुक को समझ रहे हैं, मेरी क्लास आप ले रहे हैं, और अगर आप समझ कर वो नोट्स अगर आप बनाते हैं, तो वो नोट्स आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एग्जाम। ना कि किसी दूसरे बच्चे की अगर मैं कॉपी लेकर उसकी मान लीजिए स्क्रीनशॉट आपको भेजता हूं या उसका मान लीजिए क्या वो फोटो भेजता हूं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो नोट्स
आप ये देख लीजिए, हम रोजाना 40 से 50 या 60 मिनट की क्लास हम ले रहे हैं। वैसे क्लास तो हम ज्यादा लेते हैं, ऐसी बात नहीं, और टीचर से ज्यादा क्लास होती है बायो की, होती है ना क्लास? यस सर, यस सर। रेफरेंस बुक में एसपी बुक का सकती है क्या? ये क्या बोल रहे हैं, निर्मल पूछ रहे हैं। जो रेफरेंस बुक में आप एसपी या सीबीएच, ये एक्सीलेंट जो भी है, लेकिन मैं जहां तक बोलूंगा कि अगर मैटर की बात हम करें, मैटर जो क्लियर आता है, थोड़ा सा मैटर जो डिस्क्राइब्ड आता है, थोड़ा बड़ा आता है, वो एसपी और सीबीएच, और एक और मॉडर्न एबीसी और आती है, मॉडर्न एबीसीडी। बट अगर माध्यू कह व्हेन यू कह सकते हैं इन मार्केट, तो यू हैव ए लॉट ऑफ ऑप्शंस, आपके बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बट आप लोग ज्यादा अलग अलग बुक में ना जाकर एक सिलेक्टेड बुक में जाइए जिसमें आपको एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस आपको कवर करना है, ठीक है? उससे ज्यादा अगर आप कवर करेंगे तो वो आप लोगों को एक प्रकार से एक ऐसी नाव पर सवार करवा देगा जिसमें आपका एक पैर तो एक नाव पर, दूसरा पैर दूसरी नाव पर, तो एक नाव के डूबने के चांसेस है। तो हमेशा लाइफ के अंदर स्टेप, एक एक स्टेप भी हमें प्रॉपर उठाने चाहिए कि अभी आपका फोकस अगर आप 12th पर करेंगे तो ये इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, वो बच्चा नीट इजी वे में सिलेक्ट हो जाएगा, यानी नीट को वो इजी वे में क्लियर कर ले। लेकिन अगर वो एक साथ 2-3 टारगेट लेके चल रहा है और पढ़ाई वो कर रहा कुछ भी नहीं, प्लान ज्यादा बनाते हैं और उसको लेकर हम लोग यूं कह सकते हैं, जब इंप्लीकेशन की बात आती है, अप्लाई की बात आती है, तो नहीं करते। तो थोड़ा सा कथनी और करनी दोनों में डिफरेंट करना सीखें। तो आप लोग नोट्स पर डे बनाए बच्चों। तो आपका जो 3rd चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, बच्चों उसके वीडियो मैंने करीब सारे डाले हुए हैं और वो भी बहुत ज्यादा एक्सेस में। उस वीडियो में जो आप लोगों ने मुझे आपके प्रॉब्लम बता रहे थे, आप लोग कुछ बच्चों ने कहा था, मधु ने, एक बार वो बच्चों ने कहा था, आयुष ने, कि सर उसमें इंग्लिश, तो आप बच्चों इसमें इंग्लिश का वर्ड ही लिखा हुआ है। आप कन्वर्सेशन की बात हम कर रहे हैं, वो तो टोटली 90% यानी 60-40 का रेशो चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आएगा। अब इंपॉर्टेंट बात मुझे बता दीजिए, आप लोगों ने कौन से स्टूडेंट है जिन्होंने 3rd चैप्टर के वीडियो देखे? ईमानदारी से बताना, देखा आप लोगों ने? मधु, निर्मल, आवाज आ रही है क्या? सर देख लिया मैंने, आयुष बोल रहे देख लिया, नहीं अनुष्का बोल रही है देखा। तो अनुष्का समझ में आया क्या आपके? अनुष्का समझ में आया क्या? लक्की चौधरी बोल रहा है यस, समझ में आया आपके बच्चों? आवाज आ रही क्या? यस सर। हाँ सर आ गया, यस सर समझ। तो इसका अर्थ है कि समझ में अगर आ रहा है तो वही चैप्टर जब मैं आप लोगों को ऑफलाइन में या ऑनलाइन जब पढ़ाऊंगा तो अपेक्षा करता हूं कि वो चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप उसके वीडियो देख चुके, ठीक है? तो मेरा आप लोगों से एक थोड़ा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की लाइव क्लास की वीडियो तो आप लेते ही हैं, और साथ ही बच्चों ये जो लाइव क्लास की जो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल रही है क्या बच्चों? लाइव क्लास की ईआरपी ऐप पर अपनी लाइव क्लास की वीडियो भी मिल रहे हैं क्या आपको बायोलॉजी के? यूट्यूब पे मिल रहे हैं। यूट्यूब पर मिल रहे हैं? हाँ, नहीं अपने ईआरपी पे तो नहीं है सर। और केमिस्ट्री के? ईआरपी पर भी है। केमिस्ट्री के? केमिस्ट्री के कहाँ मिल रहे हैं? ऐप पे तो नहीं देखा सर, यूट्यूब पर आते हैं। नहीं ऐप पर है, ऐप पर हमने डाउनलोड, हमने उनको ऐप पर भी एडजस्ट कर दिया, या नहीं कि आज हम लोग करवा देंगे, वैसे कर तो रहे टीचर, एक बार आप देख रहे हैं, एक बार ना, ठीक है? चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर, ठीक है? अभी आज कह सकते हैं टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 10th जो चैप्टर आपका 10वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम लोग। अब 10वां चैप्टर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा सा अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अपेक्षा है नहीं सर ऐप पर नहीं है, कर दिया करें। चलो आज हम देखते हैं, मैं देखता हूं उसको ना, फिर मैं सेंड करूं। तो आज का जो चैप्टर हम लोग लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन 10th है बच्चों, और ये चैप्टर यू कह सकते सूक्ष्म जीव, यानी मानव कल्याण और सूक्ष्म जीव, यानी ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर यानी यू कह सकते हैं जो सूक्ष्म जीव है उनका मानव कल्याण में उपयोग। ओके बच्चों, अब तक का जो चैप्टर हमने पढ़ा था, सर आपने एचआईवी की स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाई, ओके अभिषेक चौधरी, ठीक है? वैसे मैंने एचआईवी स्ट्रक्चर बताई थी बच्चों, आपने ध्यान दिया नहीं। एचआईवी की कोरोना जैसी होती है और उसमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए के 2 अणु होते हैं
और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होता है और उसके चारों तरफ ग्लाइकोप्रोटीन के 2 आवरण होते हैं। मैंने बताया तो था आपको, 2 आवरण होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के 2 आवरण होते हैं, जिनमें अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है आवरण के अंदर, जो बताया भी था मैंने आपको। नहीं चलो ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं वापस चैप्टर में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि वापस जाने का मतलब है हम लोगों का कहीं ना कहीं जो रफ्तार टूट जाएगी। ओके, और वैसे भी रफ्तार तो तेज नहीं चल रही है। तो आप जो लेसन 4 के वीडियो देखें, लेसन 3 के देखें, और लेसन हमने 8 जो वो कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों लेसन 8 जो 8 में हमने क्या पढ़ा था, डिजीज यानी सूक्ष्म जीवों का हम लोगों ने वहां पर क्या पढ़ा, कौन सा गुण पढ़ा था, नेगेटिव, यानी सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। तो सर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कह सकते हैं कि बैक डाउन या डीमेरिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मानव के लिए बहुत ही नुकसानदायक भी हैं। लेकिन अगर अदर हैंड अगर हम देखें तो सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बात हम कर सकते हैं वेरी यूजफुल, अगर बात हम बहुत यूजफुल भी होते हैं, एज वेल एज अगर बात हम करें एज वेल एज नेगेटिविटी। तो हमने उनका नेगेटिव फैक्टर तो देख लिया, क्योंकि वो बहुत सारे डिजीज पैदा करते हैं, हमारे खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। जैसे फंगस की बात हम करें, राइट, बैक्टीरिया आप लोगों के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, बड़ा फूड या एडिबल पार्ट्स होते हैं, फूड खासतौर पर ये पढ़ा होगा आप लोगों की, जो ऑयल या उससे बने होते हैं, ऑयल से या फैट से बनी चीजें होती है, वो जल्दी से ऑक्सीडेशन से खराब हो जाती है, जिसे आप लोग रेंसिडिटी बोलते हैं, अम्लता। ये पढ़ाई नहीं हो 10th क्लास, रेंसिडिटी, नमकीन, या आपके जो चिप्स आप लोग मार्केट से लेके आते हैं या बिस्किट आप लेके आते हैं, अगर इनके रैपर को सर मलेरिया का चलो मोनिका पर जाओ, ठीक है बच्चों, जो छूट गया ना वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। मलेरिया, और अब मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा अभी, है ना, ठीक है। मलेरिया, ये 2 टॉपिक हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अभी 10th स्टार्ट कर दूं क्या? यस सर। ओके ओके, अब कोई भी चैट नहीं करेगा, ये बीच में तुम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो आप लोगों का मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल मुझे बतानी है, ओके। और दूसरा मुझे HIV समझाना, बस 2 ही है ना। आप ज्यादा बोलोगे तो फिर कि आप लोगों ने क्या क्या तैयार कर रखा है, तो जवाब आएगा कुछ नहीं। तो आप भी तैयार कीजिए, आप लोग भी अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए, और वो चैप्टर के बात हम करें। अब बात हम करते हैं उस चैप्टर में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको पढ़ा। तो बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी वी आर गोइंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब सबसे पहले आराम से देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों सूक्ष्म जी। अब सब परिभाषा क्या होगी, क्यों कह सकते हैं, देयर आर ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कांट सीन विदाउट माइक्रोस्कोप, यानी जिनको हम लोग माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते, यानी पर्यावरण या प्रकृति में पाए जाने वाले वे सूक्ष्म, यानी वे जीव, सूक्ष्म बड़े सूक्ष्म जो वे जीव या ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों, जो नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, जबकि वो हर जगह पाए जाते हैं। आप जानते हो कि प्रकृति में जीवों को 3 प्रकार में बांटा, आप लोग 2 ही पढ़ते आ रहे हैं, वैसे तो आर.एच. व्हिटकर ने तो उसको 5 में याद है तो किंगडम में, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो प्रकृति में सजीव को हमने डिवाइड किया था जंतुओं में, पादपों में और सूक्ष्म जीवों में, याद कीजिए। और आप वैसे अलग बात हम जानते हैं कि पादप फिर कई प्रकार के होते हैं, निम्न यानी लोअर प्लांट, जिसे आप लोग अपनी भाषा में बोलते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, याद आपको, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। वो तो सर उनका क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ चुके, लेकिन अभी डेफिनेटली बात हम कर सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है, या तो कौन है बच्चों, प्लांट या फिर एनिमल या फिर माइक्रो। तो नाम ही आ रहा सूक्ष्म जीव, वे जीव ऑर्गेनिज्म वाला वे जीव जिन्हें मानव नग्न आंखों से नहीं देख सकता, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। और इन्हें देखने का श्रेय जाता है, आपको याद है क्या बोलते उसको, ल्यूवेनहॉक, एंटनी ल्यूवेनहॉक ने, याद कीजिए। और 1610 में जब गैलीलियो ने बच्चों माइक्रोस्कोप बनाया, तो माइक्रोस्कोप की खोज के पहले और खोज के बाद, यानी जीवों का इतिहास 2 बात पर डिपेंड करता है, उसको 2 भाग में बांटा गया, 2 प्रकार बांटा गया, एक तो माइक्रोस्कोप की खोज के पहले और एक माइक्रोस्कोप की खोज के बाद। तो जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई
राइट सर। तो उसके बाद में यानी अलग अलग वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के जीवों का अध्ययन किया, स्टडी की। हाँ सर गंदे, ओके ठीक है, तो ठीक है, अनुसरण बोला है गंदे पानी देखा था, लेकिन उन्होंने खुद के कांच से घिसकर कुछ माइक्रोस्कोप बनाए थे, लेकिन उसकी बारे में बात नहीं करें। माइक्रोस्कोप का जानते हुए प्रकाशीय उपकरण, वे प्रकाशीय उपकरण जो सूक्ष्म जीवों की आवर्धन को या आकार को बढ़ाने में मदद करते हैं, उन्हें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप कहते हैं। और माइक्रोस्कोप से दिखने वाले जीवों को हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। तो ज्यादा डिस्कस ना करते, शॉर्ट में जा रहे हैं। वे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी वी कांट सीन बाय नेक्ड आईज या विदाउट माइक्रोस्कोप, चार्जर, दीज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, अब ये सूक्ष्म जीव जो है ये कई प्रकार के हो सकते हैं, ध्यान सुन लिए। इन सूक्ष्म जीवों को हम जानते हैं ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जीवाणु हो सकते हैं, जीवाणु बच्चों जानते हो, आप लिख रहे हो मेरे साथ साथ, बैक्टीरिया, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यू कैन सेवरल, या यू कह सकते हैं वरी टाइप्स, कई प्रकार हो सकते हैं। सेकंड नंबर की बात अगर हम करें तो इनमें कौन आ सकते हैं बच्चों? वायरस, वायरस आ सकते हैं। थर्ड नंबर की बात हम कर सकते हैं वायरस, और वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? विषाणु आप बोलते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर की बात हम करें, इनमें और क्या हो सकते हैं? फंगस हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं। फोर्थ नंबर पर प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर क्या हो सकते हैं बच्चों? वीरियन हो सकते हैं। और सिक्स नंबर पर हो सकते हैं, बच्चों दिख रहा है सबको? वीरियन और प्रियोन, सॉरी अब आप बोल सर ये क्या हो सकते हैं बच्चों? किसके टाइप हो सकते हैं? ये सूक्ष्म जीवों के। ओके, और सूक्ष्म जीव वे होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अब जो एक एक करके हम पढ़ेंगे इनके बारे में, अब इस चैप्टर में बात हम कर सकते हैं। ये बात हम जो अब आती है ये 18 में बच्चों, जीवाणु बैक्टीरिया को हम बोलते हैं जिनके नाम आप मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपने बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम सुने होंगे। विब्रियो कोलेरी, साल्मन टाइफी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की बात हम कर सकते हैं, या स्ट्रेप्टोकोकस है, या बैसिलस है। ये बहुत सारी बैक्टीरिया होते हैं, एजोटोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर है ना, या क्लोस्ट्रिडियम है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं सर। तो और बैक्टीरिया वैसे हम जानते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम लोग बीजियनिलरी सेवाल में भी बोल सकते हैं, एजोटोबैक्टर भी बोल सकते हैं, और यू बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये बैक्टीरियाओं के प्रकार आपने पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं। वायरस हम जान सकते हैं, वायरस कौन है सर? एक कनेक्टर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये अपने आप में एक एसेलुलर पार्ट होता है, और ये सजीव निर्जीव भी है, और ये हम लोग इसके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं, क्योंकि ये किसी होस्ट के बाहर, अपने होस्ट के बाहर। और जीव विषाणु दो प्रकार होते हैं, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस। प्लांट वायरस कहां पर सर्वाइव करते हैं? प्लांट्स में, या प्लांट्स में, या प्लांट्स पर। ओके, और एनिमल वायरस किस बात हम कर सकते हैं? वो कहां सर्वाइव करते हैं? ओनली केवल एनिमल्स। और हर वायरस का एक क्या होता है बच्चों? स्पेसिफिक होस्ट होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? परपोसी विशिष्ट बोलते हैं। ध्यान दोगे, परपोसी विशिष्ट मतलब ये वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कोरोना वायरस की बात हम कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस यानी मानव में ही कोरोना कर पर। हाँ, ये अलग बात है कि ये आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि कोरोना नामक वायरस अपने आप को बंदर में, चिंपैंजी में, या चमगादड़ में भी अपने आप सर्वाइव कर चुका हो, या कर सकता है। तो ये एक अलग बात है, लेकिन ये पर्टिकुलर एक निश्चित होस्ट में ही अपने आप को सर्वाइव कर दे। खैर, ये चैप्टर सर हमें, इस चैप्टर में अगर मैं ज्यादा जाऊंगा ना तो आप लोग थोड़ा बोर हो जाएंगे, तो मुझे थोड़ा सा पटरी से उतरने में ना उतरने में मदद करें। हम बेसिकली एक ही वे में चलेंगे। ये तो मैंने उसके टाइप बता दी। अब बात आती है सर, ये जो सूक्ष्म जीव है, ये जो प्रियान वीरियोन जो मैंने लिखा, अब ये दो प्रकार हो सकते हैं, ये तो आप जान सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन से बच्चों? लाभदायक, और एक हानिकारक। तो मैं हानिकारक लिखकर आपको इस चैप्टर में ये बताने का प्रयास करूं, जबकि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या बच्चों? लाभ, लाभदायक। यानी अगर बात हम कर सकते हैं हार्मफुल और हार्मलेस, ओके, या यूजफुल, एक ही बात है, यूजफुल और हार्मफुल। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? वे सूक्ष्म
जीव जो मानव में रोग पैदा करते हैं, और ये हमने पढ़ लिया इन लेसन 8 में, जो मानव रोग पैदा करें या मानव की खाद्य सामग्री को, मानव के उत्पादों को, लाइक फर्नीचर, आपके खाद्य पदार्थ हैं, आपका अनाज है, आपकी दाल है, ड्राई फ्रूट्स हैं, या सब एक बात है, या ह्यूमन हेल्थ को यू कह सकते हैं इफेक्ट करते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव को हम क्या बोलेंगे? हानिकारक। जो हानिकारक वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जो मैं यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, एक बता रहा हूँ, जैसे एक मैं बता दूं, हानिकारक आप जानते हैं, हेजा, विब्रियो कोलेरी, बच्चों लिख लोगे तो विब्रियो कोलेरी है। उसी प्रकार HIV की बात हम करें तो हम जानते हैं HIV में क्या, उससे कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। प्रोटोजोआ की बात हम करें तो उससे कौन सा रोग होता है? मलेरिया। ओके बच्चों, तो ये कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीवों का नाम लिखकर मैं बताना चाह रहा हूं या बताने प्रयास कर रहा हूं कि हानिकारक वे सूक्ष्म जीव जो मानव और मानव से संबंधित उत्पादों को या मानव से संबंधित क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ओके बच्चों, या तो मानव को या मानव के उत्पाद को। लाइक फर्नीचर की बात हम करें तो फर्नीचर को कौन खराब करता है? आप सब जानते हैं। तो फर्नीचर फंगस से खराब हो सकता है, राइट सर? बरसात दिनों की बात हम करें, हमारे खिड़की दरवाजे फूल जाते हैं तो फंगस की वजह से भी हो सकता है। हालांकि उसके फूलने का और भी कारण होता है। हम जानते हैं फूलने का मेन कारण क्या है? अवशोषण है। ओके बच्चों, अवशोषण तो सुना होगा आपने, अंत अवशोषण, ये अंतःशोषण का है चैप्टर आपके, या हो सकता है, मुझे पता नहीं, हो भी सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन हम जानते हैं नमी जहां होगी वहां फंजाई जो होगी वो ज्यादा सर्वाइव होती है। ओके, तो ये नेगेटिविटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये तो नेगेटिविटी मैंने पहले बोला था। अब इस चैप्टर में पढ़ना ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव का तो हम लोगों ने पूरा पढ़ रखा है कि मानव को ये किस तरह प्रभावित करता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल देकर आप समझ। अब बात हम करते हैं लाभदायक। अब बच्चों लाभदायक जो सूक्ष्म जीव है, लाभदायक सूक्ष्म जीव कौन है? जीवाणु भी है, विषाणु भी। आप बोलो विषाणु भी है क्या? हाँ, कई ऐसे वायरसेज हैं बच्चों जिनका यूज, अगर बात हम करें मानव कल्याण के लिए, हम कृषि क्षेत्र में करते हैं। उनसे कई प्रकार के, अभी हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अभी मैं ब्रीफ बता रहा हूं, जब डिटेल में आएंगे। यानी कुछ ऐसे वायरसेज है बच्चों जिनका यूज हम कृषि क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का यू कह सकते हैं कि विशेष प्रकार का जो कीटनाशी होता है, राइट? और वो कीटनाशी अपने में क्या होगा? जैव पीड़कनाशी, जैव वो बनाने में यूज करते हैं, जो कृषि क्षेत्र के अंदर पादप को या फसल को अन्य सूक्ष्म जीवों से नष्ट होने में बचाते हैं। तो ये यूजफुल कौन कौन हो सकते हैं? जीवाणु भी हैं, विषाणु भी हैं, प्रोटोजोआ भी हैं, कवक भी हैं और शैवाल भी। अब इनका यूज किन किन क्षेत्र में होगा उसके पहले मैं बता दूं कि सूक्ष्म जीव बच्चों सार्वत्रिक होते हैं, यानी हर जगह पाए जाते हैं, यूनिवर्सल होते हैं बच्चों, यूनिवर्सल हर जगह पाए जाते हैं। यानी ये सूक्ष्म जीव जो कहां पाए जाते हैं बच्चों? हर जगह, हर जगह। यानी ये कहां पर होंगे? वायु में भी है, जल में भी है, समझ आ रहा है? बर्फ में भी है, ठंडे पर यानी ठंडे प्रदेशों में भी है। ये यहां तक कि मान के चलो यानी 0 सेंटीग्रेड 0 सेल्सियस तापमान पर भी है, एट 0 सेंटीग्रेड पर भी है, और 60 to 80 या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी पाए जा सकते। यानी आपका जो गीजर है, आपके किचन या बाथरूम में लगने वाला जो गीजर में भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं बच्चों जो थर्मोस्टेट है। ओके, एक निश्चित तापमान, यानी एक हम जानते हैं कि पानी को जब गर्म करते हैं तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो 80 to 100 डिग्री सेल्सियस पर भी सर्वाइव करते हैं। इसका मतलब कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बहुत माइनस डिग्री सेंटीग्रेड, एक माइनस डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ जमीन के नीचे, कुछ जमीन पर, कुछ सब्जियों में, कुछ फलों में, कुछ क्या बोलते हैं एयर के अंदर भी है, चट्टानों में भी है, चट्टानों में नीचे पे भी है, कीचड़ में भी है, नाले में भी है, यहां तक कि हमारी ह्यूमन बॉडी में भी है, और हमारे खाद्य पदार्थों। इसका अर्थ क्या हो गया कि ये हर जगह पाए जाते हैं। तो खाद्य पदार्थों में होते नहीं है, खाद्य पदार्थों में आते हैं बाई एयर या फ्रॉम एयर, एयर से आते हैं। तो कॉमन सी बात है, ये कहां पाए जाते हैं बच्चों? सभी जगह। कहां नहीं पाए जाते? ऐसा कोई जगह नहीं है जहां नहीं पाए जाते। ये झील में पाए जाते हैं, चाहे वो झील, सर वो झील चाहे अम्लीय झील हो, चाहे वो झरना हो, चाहे तालाब हो, चाहे नदी हो, चाहे समुद्र हो, कोई भी वाटर जो मैंने आपको लिख तो दिया है, पर यानी झील में भी हो सकते हैं, और यहां तक कि मानव के गांव में भी हो सकते हैं। जैसे कि टिटनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, हम जानते हैं टिटनस का बैक्टीरिया ज्यादा कहां सर्वाइव करेगा? गांव में, इसलिए गांव को कभी भी खुला नहीं छोड़ते। ओके बच्चों, तो ये गांव में हो सकता है, हमारी आंत में हो सकता है बच्चों। आंत में कौन हो सकता है? साल्मोनेला टाइफी हो सकता है।
आंत की बात हम करें, साल्मोनेला टाइफी है, विब्रियो कोलेरी है, ये वहां पर सर्वाइव कर जाते हैं। और कई ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते ही जाते हैं बच्चों। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये हर जगह पाए जाते हैं। ये मैं लिख रहा हूं बच्चों, ये कहां पर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी है और माइनस में भी है और प्लस में भी है। इसका अर्थ ये गर्म, ठंडी, उष्ण, शुष्क, ओके, बर्फ के नीचे, बर्फ के ऊपर, हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन सभी नहीं, कुछ निम्न ताप को सहन करने वाले हैं तो कुछ उच्च ताप को सहन करने वाले हैं, कुछ ह्यूमन बॉडी में रह सकते हैं तो कुछ ह्यूमन बॉडी के ऊपर रह सकते हैं। तो ये अलग अलग सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब बात आती है सर, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो सूक्ष्म जीवों का मैंने आपको बताया कि साहब ऐसा ऐसा ही पाया जाता है। अब बच्चों ये तो बच्चों समझ आ रहा है सबके? यस सर। क्या मैं ही बोले जा Yes, रहा sir. हूं? आप यस सर। बच्चों अपने वीडियो चालू कीजिए। आप लोग वीडियो से अब आप लोगों को रेस्पॉन्स नजर नहीं आता। अमरचंद, पूनम, मीना, समझ आ रहा सबके? यस सर। तेज, अरुण, आयुष शर्मा, नीतू, प्रजापत, यस रोहन, सर। सूर्यभान, क्या चाल है सूर्यभान? सर सही है। हाँ तो रेड टी शर्ट पहन के बैठो, ठीक है। और रोहन, आपकी क्या चाल रोहन? ठीक है सर। अब ठीक हो ना आप लोग? अब बच्चों मैंने Yes, अभी तक sir. आपको समझाया, समझ में आ गया आपके? यस सर। अब देखो मैंने आपको बता दिया पर्सन क्या बन रहा है। पर्सन बनेगा सूक्ष्म जीव, किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं और सूक्ष्म जीव कहां कहां सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये 3% तो ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, और अभी अभी मैंने बता दिया कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं बच्चों, अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग नहीं पढ़ेंगे कि जीवाणु पढ़ेंगे कि विषाणु पढ़ेंगे कि वो पढ़ेंगे, सबका एक साथ पढ़ेंगे। अब आज का प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का पूरी समरी कि सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण के किन किन क्षेत्रों में, क्षेत्र का अर्थ होता है रीजन या यूं कह सकते हैं भाग या पार्ट, किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मानव का आज बच्चों एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म या एक भी ऐसा एरिया नहीं है या एक भी ऐसा इंडस्ट्री नहीं है बच्चों जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं किया जाता। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग एज वेल एज देयर पार्टनर्स, यानी मानव के और मानव से जुड़े हुए जो जंतु हैं, गाय, भेड़, बकरी आदि के लिए भी ये क्या यूजफुल है। ओके बच्चों, और हम जानते हैं कि आप सभी संसाधनों का यूज किसके लिए करते हो बच्चों? या तो मानव के लिए डायरेक्टली, जैसे हम लोग गाय, भेड़, बकरी की बात हम करें तो गाय, भेड़, बकरी का पालन पोषण या पशु पालन किसके लिए करते हैं? हमारे लिए तो करते हैं, कॉमन सी बात है। और पशुपालन क्यों करते हैं? सीधी बात, अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। पशुपालन खेती में यूज होता है, चमड़ा उसका उद्योग, चमड़ा इंडस्ट्री में उसका यूज होता है, उसका सींग का यूज होता है, और साथ ही उसके दूध का, उसके युग दही का, या उसके युग उससे कई प्रकार के डेयरी उत्पाद बनाए जाते हैं। और मरने के बाद भी या कई ऐसे जंतु जिनका यूज हम लोग नॉन वेज में भी करते हैं। तो आपने देखा कि ये सभी वो उत्पाद हैं जिनका सीधा सीधा, या अगर बात हम करें को रिलेशन किसके साथ है? मानव के साथ। तो सूक्ष्म जीवों का यूज या उपयोग, प्रश्न लिखो सब बच्चे एक बार मेरे साथ, जिससे मैं आपको मुझे समझ आ गया। आप लिखो, मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए यानी ह्यूमन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ओके, मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों का, ठीक है, उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। आप हेडिंग तो समझे, पहले एक बार हेडिंग डाल लो ना, किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। 1% तो ये हो गया, ठीक है, या किन किन उद्योगों में। ओके बच्चों, किन किन उद्योगों की बात हम कर सकते हैं? ऑल विच, अगर ये तो कौन सी बात होगा, या विच ऑल, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता है। ओके, अब यहां पर बात हम कर सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों का यूज हम कौन कौन सी इंडस्ट्री में कर सकते हैं या कहां करते हैं। सबसे पहला इनका यूज होता बच्चों, सबसे पहले बात हम करें तो घरेलू स्तर पर। अभी आप मेरे से एग्री करेंगे आप,
यानी कह सकते हैं घरेलू स्तर पर, यानी एक डोमेस्टिक जो लेवल होता है, यानी घर में भी हम रोजाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हो। दही, दूध, छाछ, मक्खन खाते हो ना, ब्रेड बनाते ही हैं, या इडली डोसा आप रोज बनाते हैं, मुझे ध्यान है रोज तो नहीं बनाते होंगे, खैर बनाते हैं आप घर में। तो आप जो इडली बनाते हैं या जो आप सांभर बना लेते हैं कई बार घर में, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में हम लोगों ने किया क्या है, पिछले लॉकडाउन में ज्यादातर हर घर के अंदर यूट्यूब कोर्स में जो किचन में बनने वाले वो होते हैं बच्चों आर्टिकल, उनको ढूंढा गया। गुलाब जामुन कैसे, हाँ ये अलग बात है कि गुलाब जामुन बनाने गए और बन गए पोहे, वो अलग बात है, लेकिन हमने गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मुल्तान कैसे बनता है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, पाव भाजी, ये सब हमने ट्राई किया। अब ये अलग बात है कि पाव भाजी भी बनाने गए या इडली सांभर भी बनाने गए, तो पाव भाजी की जगह हो सकता है कि 2 किलो भाजी बन गई, वो अलग बात है, लेकिन हमने ट्राई सबने किया। तो इन सब में आप किसका यूज करते हैं पता है आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। आप जो चाय पीते हैं, चाय जो आप पीते हैं बच्चों, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो घरेलू, अभी बता दूं, तो घरेलू स्तर पर नंबर 2 आ गया बच्चों। नंबर 2 औद्योगिक स्तर पर, बच्चा औद्योगिक स्तर। तीसरा अगर बात हम कर सकते हैं, चिकित्सा, औद्योगिक स्तर बोल दो बच्चों, या औद्योगिक क्षेत्र बोल दो, ठीक है। चिकित्सा क्षेत्र में मतलब मेडिकल फील्ड, यानी इन मेडिकल फील्ड। 4th नंबर पर अगर बात आ गया एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में। नंबर 5 है बच्चों वाहित मल के उपचार में। ये आपके टॉपिक आएगा तब बताऊंगा, अभी ना वाहित मल का अर्थ है बच्चों शहर जो होते हैं, यानी जो हमारा खास तो मेट्रोपोलिटन शहर, बड़े शहर जो होते हैं, बड़े शहर में बच्चों सिविल लाइन होती है ना, सिविर, तो सिविर लाइन होती है, तो सिविर लाइन के अंदर क्या होता है, पूरी कॉलोनी, पूरे शहर का वेस्ट होता है, यानी इंडस्ट्री का, हमारे घर का, रसोई का, जो भी है, या बाथरूम का या टॉयलेट, तो वो जो कचरा है या जो गंदगी है, मानव मल जिसको बोलते हैं बच्चों, मानव मल सहित अपशिष्ट पदार्थों को जो नालियों में बहता है, वाहित बहता है, उसे बोलते हैं वाहित मल। और ये वाहित मल बच्चों कहीं ना कहीं जाकर, मानो जयपुर शहर की गंदगी को हमने सिविल लाइन डाल दी, और सिविल लाइन डालकर आप देखते होंगे कि बरसात की जब ऋतु आती है, बरसात जब आती है, अभी आने वाली है 1-2 दिन में, हो सकता है आज भी आ जाए, तो बरसात जब आती है तो बड़े बड़े शहरों में देखा होगा कि उनकी जो सिविर लाइन जो होती है वो डैमेज हो जाती है, और पूरी सिविर का जो गंदा पानी है, पूरा गंदगी वो पूरे शहर में, यहां तक कि कई जो ढलान वाले मकान है या जो नीचे है, उनमें उनके घर में पानी भरा जाता है। और ये रोज आप टीवी में देखते हैं, मुझे पता नहीं हो सकता नहीं है, बिहार में भी यही हो रहा है। तो वो गंदगी कौन सी बच्चों, वो गंदगी कौन सी, मानव स्टूल है, मानव फेसिव है, ह्यूमन का मल है, गंदगी, उसमें सभी कुछ आ गया, सब कुछ है, औद्योगिक कचरा भी है, या फिर यूं कह सकते हैं कूड़ा करकट है, जो कुछ। तो वो एक्चुअल में अगर हम लोग वाहित मल करके या नालियां डालकर शहर के बाहर कहीं ना कहीं तो डालेंगे, और ये वाहित मलों की नालियां ये जाकर किस में खुलती बच्चों, नदियों में। और आज भारत में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बच्चों, सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई चीज है तो वो यही है कि हमारी नदियों को, और नदियां क्या है, हम जानते हैं कि जीवन या पानी का एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो आज वाहित मल, समझ आ रहा होगा, इनसे हमारी नदियां क्या हो रही है, प्रदूषित। अगर बात हम कर सकते हैं, गंगा की बात हम करें, यमुना की बात हम करें, ये जो नदियों की बात हम करें, हमारे बिहार यूपी से निकल कर आ रही है, इनमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और बड़े बड़े जो आप लोगों के जो महानगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि जिनकी जनसंख्या 25-30 लाख से ज्यादा है, तो उनका गंदा जो पानी है या फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है बच्चों डायरेक्टली कहां खोला जा रहा है, नदियों में। और नदियों का पानी क्या हो रहा है, प्रदूषित। तो नदियों में इन गंदे पदार्थों को डाले जाने से पहले नदियों के किनारों पर हम एक विशेष प्रकार के प्लांट लगाते हैं, प्लांट यानी पेड़ नहीं, प्लांट यानी एक विशेष प्रकार के मशीनों से युक्त एक संयंत्र लगाते हैं। जैसे आप जानते होंगे प्लांट उसे बोलते हैं बच्चों जहां बड़े बड़े इंजीनियर मजदूर ठेकेदार मिलकर कोई काम करते हैं, जैसे डामर प्लांट है, सीमर प्लांट है, सीमेंट प्लांट। तो प्लांट एक वो जगह है बच्चों
जहां हजारों इंजीनियरों की नजरों में लाखों मजदूर काम करते हैं, तो उसे बोलते हैं बच्चों सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाहिद मल उपचार संयंत्र। ये आपने मुझे लगता नहीं देखा होगा। चलो ठीक है, आपके पूरे जयपुर का लगभग 80% लोग कहां से पानी पीते हैं बच्चों? बिसलपुर से। बिसलपुर बांध। वेरी गुड। अच्छा, अब वो बिसलपुर का जो पानी है, उस बिसलपुर में पानी कहां से आ रहा है बच्चों? नदियों का आ रहा होगा, नालों का आ रहा होगा, गंदगी का आ रहा होगा, बरसात का आ रहा होगा, ये आता है। और यहां तक कि क्या बिसलपुर के पानी में फैक्ट्रियों का जो मल है या फैक्ट्री निकलने वाला जो गंदा मल है धातुओं से युक्त, क्या वो भी आ रहा है? हाँ। नदी का पानी भी आ रहा है? हाँ। क्या उसके अंदर डेड बॉडीज भी है? हाँ, डेड बॉडीज। क्योंकि अभी हमने कोरोना काल में यूपी की कई नदियों में, कई आपके जो राज्य, सॉरी राज्य कई जिले, स्पेशली कानपुर की बात हम करें, कानपुर की बात हम करें, वाराणसी बात हम